तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है अब ये है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। पहले हाइपोथेसिस होता क्या है कि जिसका एक्सपेरिमेंटल प्रूव ना हो, हम उसको हिंदी में धारणा कह सकते हैं कि उसने ऐसा मान लिया कि ऐसा होता है, लेकिन ये बात लगभग सच के क्या होती है, नज़दीक होती है। तो हाइपोथेसिस जो है वो एक तो फैक्ट होता है साइंस के अंदर, जिसको हम एक्सपेरिमेंट की कसौटी पे परख लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्ट बोलते हैं, ला बोल देते हैं उसको, जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई होता है। लेकिन हाइपोथेसिस फिजिक्स में क्या होती है कि फैक्ट उसको प्रूव तो ना हुआ हो, लेकिन वो साइंटिस्ट जो है वो अपना व्यू देता है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा होगा। तो डी ब्रोगली ने ये दी थी। तो क्या है हाइपोथेसिस, और बाद में ये प्रूव भी हुई है, एक्सपेरिमेंटल भी प्रूव हुई है बाद में। डेविसन जर्मन ने इसको एक्सप्लेन किया था। तो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू हिम अवर यूनिवर्स इज मेड ऑफ टू थिंग। देखिए अभी आप लोग जिन लोगों ने क्लास लगाई है उनको तो पता है, जो घर पे बैठे हैं वो समझिए कि ब्रह्मांड को, सारे ब्रह्मांड में बेटा अर्थ भी आएगी और अदर प्लैनेट भी आएंगे, सन भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो ब्रह्मांड को अगर दो कैटेगरी में हमने डिवाइड करना हो तो दो कैटेगरी मैटर बनेगी और क्या बनेगी, रेडिएशन बनेगी। कैसे, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जो देखिए आप, अर्थ है हमारी, ये मैटर है, हवा भी क्या है, मैटर है, मेज़ कुर्सी सभी ये क्या है, मैटर हैं। तो अर्थ के अगर अंदर देखें, अर्थ के अंदर सिर्फ क्या है, मैटर ही मैटर है, अंदर तो उसके रेडिएशन नहीं है। लेकिन हमारी ग्राउंड के सरफेस के ऊपर देखें, जहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ पर सन का रेडिएशन भी होता है और मैटर तो है ही है, हवा होता है, हम भी खुद भी मैटर ही हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप अर्थ से ऊपर चला जाओ, ये अर्थ है, तो इससे आप 400 मीटर यहाँ से ले जाओ, 400 किलोमीटर सॉरी बेटा, तो यहाँ पे आपको नो मैटर, कोई मैटर नहीं मिलेगा, वैक्यूम होता है, लेकिन रेडिएशन यहाँ भी एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए ब्रह्मांड में दो चीज़ें हैं, रेडिएशन और मैटर। इसके अलावा आप बताओ मेरे को कोई चीज़ है तो, ठीक है। रेडिएशन और मैटर दो चीज़ों से मिलकर अपना यूनिवर्स बना हुआ है। अब क्या उसने कहा कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हमने पहले डिस्कस किया है कि, एक मिनट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट रेडिएशन हैज़ ड्यूल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो रेडिएशन है इसका तरंग नेचर भी होता है, इसमें डायफ्रैक्शन के अंदर, पोलराइजेशन के अंदर और इंटरफेरेंस के अंदर, और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में और कंप्यूटर इफेक्ट में इसमें पार्टिकल नेचर होता है, डबल नेचर होता है किसके अंदर, रेडिएशन के अंदर। अब आगे वाली पॉइंट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कहता है जब रेडिएशन जो है यूनिवर्स का जो एक बेटा ही मान लो आप, एक यूनिवर्स का बेटा जो है वो रेडिएशन है और दूसरा बेटा क्या है, मैटर है। अगर यूनिवर्स का एक बेटे का ड्यूल नेचर है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, तो जो यूनिवर्स का दूसरा बेटा है वो, उसका भी पक्का क्या है, दो ही नेचर होंगे। तो जो मैटर होता है उसमें देखो पार्टिकल नेचर होता है, आपके पास कुर्सी है, दैट इज़ मैटर, पार्टिकल नेचर तो है ही है, तो लेकिन उसमें वेव नेचर भी होगा, यही हाइपोथेसिस होती है। एज नेचर लव सिमेट्री, जो कुदरत वो समानता पसंद करती है। देन अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, उसकी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो मैटर जो है मस्ट हैव ड्यूल नेचर, एज ड्यूल नेचर मतलब कौन कौन सा, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। दोबारा से सुनिए बेटा, इस बात को ध्यान से सुनिए, ये बात बहुत ज़रूरी है। जो नेचर है ना वो सिमेट्री पसंद करती है, सिमेट्री मीन समानता। अभी दोनों बेटे उसके, रेडिएशन और मैटर में समानता होगी। समानता क्या होगी, रेडिएशन का अगर नेचर ड्यूल है, पार्टिकल एज वेल एज वेव, तो मैटर का नेचर भी क्या होगा, ड्यूल ही होगा। ये उसका हाइपोथेसिस है, उसकी धारणा, आप कल्पना कह सकते हो आप उसको। तो दोबारा से सुन लीजिए, रेडिएशन का नेचर हमने एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया है कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, तो इसने इसको अज्यूम कर लिया यहाँ पे मैटर के नेचर को। मैटर में देखो पार्टिकल नेचर तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब मैटर मूव करता है वेलोसिटी के साथ, उसके साथ वेव एसोसिएट करती हैं, उनको हम डी ब्रोगली वेव्स कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है मैटर वेव्स क्या होती हैं या डी ब्रोगली वेव्स क्या होती हैं, यही है। द वेव्स एसोसिएटेड विद द मूविंग मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड मैटर वेव्स। जो पार्टिकल मोशन में होते हैं उनके साथ वेव्स एसोसिएट करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मैटर वेव्स कहते हैं। नेक्स्ट आइए, हम यहाँ लिखा हुआ है वी नो, सॉरी बेटा लाइट, ये मैं उसको बढ़ाना ही भूल गए, रेडिएशन, ओहो
तो चलो कोई बात नहीं। वी नो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू, हमने पढ़ चुके हैं। फोटोन, एक फोटोन का एनर्जी क्या होता है, एच न्यू होता है। मोमेंटम ऑफ वन फोटोन क्या होता है, एच बाई लैम्डा। याद कैसे रखोगे बेटा, ऐसे ही लिखा करो, हिंदी जैसे मिक्स करके लिखता हूँ। एच को फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फोटोन का एनर्जी मिलेगा। ये देखो, एच को फोटोन से फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, एनर्जी मिल गया। और अगर आप एच को लैम्डा से डिवाइड करोगे, देखिए यहाँ डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मोमेंटम मिलेगा फोटोन का। क्या मिलेगा, मोमेंटम को पीछे नोट करते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हो भी, अगर भाई एच को फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो फोटोन का एनर्जी आता है, तो एच को लैम्डा से डिवाइड करते हैं तो हमें फोटोन का मोमेंटम मिलता है। हम इसको प्रूव कर सकते हैं, बहुत बार किया, लेकिन इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपके अब याद ही हो रहा है तो क्या दिक्कत है इसमें। फार्मूला फॉर वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, डी ब्रोगली ने क्या कहा कि जो फार्मूला फोटोन के लिए एप्लीकेबल है वही फार्मूला मैटर वेव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फोटोन के लिए फार्मूला पी इक्वल क्या था, एच लैम्डा था। ये फार्मूला किसके लिए है, फोटोन के लिए, जो पी इक्वल टू एच लैम्डा। अब यहाँ से अगर हम लैम्डा निकालें, यहाँ से लैम्डा इसका क्या आएगा, एच बाई क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो यही फार्मूला वो कहता है ना, तो ये फार्मूला ही वेवलेंथ का जो फार्मूला है, ये वाला एच बाई पी वाला, ये फोटोन के लिए है एक्चुअल में, लेकिन इसी को हम पार्टिकल के लिए या मैटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैटर वेव जो है उनका जो वेवलेंथ आपने निकालना है वो एच बटे मोमेंटम, यानी एच प्लैंक्स कांस्टेंट और पी क्या है यहाँ पे, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम आपको पता है मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और आप बड़ी आसानी से आई थिंक जागे होंगे। मैं रिपीट बोल देता हूँ, एच को फ्रिक्वेंसी से गुना करोगे फोटोन का एनर्जी मिलेगा, और एच को वेवलेंथ से डिवाइड करोगे तो फोटोन का मोमेंटम मिलेगा। और यहाँ से जो वेवलेंथ निकलता है फोटोन का, वही हम पार्टिकल मैटर वेव के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला है, एच बाय पी। अब न्यूमेरिकल आपको कैसे कैसे आएंगे इसके ऊपर देखिए। न्यूमेरिकल एच बाई पी, तो पी अगर आपको मोमेंटम डायरेक्ट दे रखी है तो आप एच बाई मोमेंटम डायरेक्ट करो, पुट करो, आपका आंसर ये वेवलेंथ आ जाएगी, डी ब्रोगली वेवलेंथ आ जाएगी। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट मोमेंटम नहीं दिया, मास और वेलोसिटी दे रखा आपको, तो पी को क्या लिखोगे आप, मास इंटू वेलोसिटी लिख लोगे। तो जब पार्टिकल में मास, पार्टिकल का मास और पार्टिकल का वेलोसिटी दिया हो तो आप एच बाई एम बी वाला ये वाला रिजल्ट आप यूज़ करो, मास पुट करो, बी पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कई बार जो है वो एनर्जी करंट एनर्जी दी होती है, तो क्या करोगे आप, तो डायरेक्ट सर अब न्यूमेरिकल एक आगे आएगा, उसने वेलोसिटी फाइंड कर रखी है उसने, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। एनर्जी करंट एनर्जी क्या होती है, यहाँ ई करंट एनर्जी है, हाफ एम बी स्क्वायर होगी, वी स्क्वायर निकालना है, इधर 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में आ गया, और एम इधर आके डिवाइड में आ गया, तो ये आपका वेलोसिटी आ गया। और इधर स्क्वायर था जो वेलोसिटी का, यहाँ पे स्क्वायर था और यहाँ वेलोसिटी करोगे तो इधर आके क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। वेलोसिटी निकाल दिया। अब हम उसमें पुट कर देते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ के फार्मूले में, एच बाई में एम बी में, तो वी को हमने क्या कर दिया, 2em कर दिया हम, 2√2e बाई एम। अब इस एम के ऊपर हम दोनों काम कर दिए, स्क्वायर भी लगा दिया, रूट भी लगा दिया, कर सकते हैं क्योंकि रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि दोनों के रूट क्या करने हैं, सेम कॉमन करने हैं, तो दोनों पे रूट है यहाँ पे, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया रूट, तो एम स्क्वायर भी आपका आ गया और 2e भी आपका आ गया, और नीचे इसके एम भी आ गया, ये वाला आ गया, तो रूट दोनों का इकट्ठा हो गया। ये हमने जानबूझ के रूट भी लिया था यहाँ पे और स्क्वायर भी किया था। अब एम से एम क्या कट जाएगा, आपको पता ही है, एक एम से एम कट जाएगा। अब पीडीएफ के अंदर क्या है कि एक सवाल है, न्यूमेरिकल आगे आएगा, उसमें आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगाइए, उसमें पहले वेलोसिटी लेता, वो एनर्जी दे रखी है, एनर्जी दे रखी है, न्यूमेरिकल आएगा, वहाँ से पहले वो उसको हाफ एम बी से इक्वेट करा के उसमें वेलोसिटी निकालता है, फिर वो फार्मूला ये यूज़ करता है। तो आप डायरेक्ट एनर्जी जब देख के ये फार्मूला लगाओ, बस मास पार्टिकल का भरो, एनर्जी भरो आप, और एच पता आपको, भरो, सोलो करो, मैं बताऊंगा आपको कौन सा न्यूमेरिकल है, परनीत ने पूछा था जब एनर्जी ऑफ पार्टिकल दिया हो तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए यह फार्मूला लगाएं, h/2em, और याद करें याद करें याद करें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो नेक्स्ट जो है, हाँ हैंस, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, पूरा आपको कर देंगे। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बेटा कुछ नहीं कहता, डेल्टा एक्स जो है बेटा ये अनसर्टेनिटी पोजीशन है पार्टिकल का, और डेल्टा पी क्या है, मोमेंटम का अनसर्टेनिटी। देखिए डेल्टा का मतलब बेटा चेंज होता है, तो अगर कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक जगह कभी रुकता है कभी नहीं रुकता, तो उसकी पोजीशन में क्या होता है, अनसर्टेनिटी होता है, तो वो डेल्टा एक्स है। और उसकी मोमेंटम में भी क्या होता है, अनसर्टेनिटी होता है, वो डेल्टा पी होता है।
तो इन दोनों की मल्टीप्लाई जो h/4 से क्या होती है, ज़्यादा होती है। यही आपका हेंस पर प्रिंसिपल है। आपसे अगर मैं सुनूंगा तो आपने कुछ नहीं बताना, थ्योरी नहीं बतानी, आपने बताना है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल वाले केस में ये एप्लीकेबल है। यहाँ लिखा होगा कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और अनसर्टेनिटी पोजीशन है, और अनसर्टेनिटी मोमेंटम की जो मल्टीप्लाई होती है h/4 से बड़ी होती है, बराबर होती है। डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन, बट अनसर्टेनिटी को अनिश्चितता कहते हैं हिंदी में, अनिश्चितता, श्योरिटी ना होना। डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, वी नो मोमेंटम पी क्या होती है, मास इनटू वेलोसिटी। हाँ, थोड़ा सा इसको हम और भी कर सकते हैं इसको अगर हम, तो डेल्टा पी को हम क्या करेंगे, पी की जगह पे क्या भर देंगे, मास इंटू वेलोसिटी भर देंगे। अब मास कांस्टेंट है, उसमें डेल्टा चेंज नहीं आएगा, सिर्फ डेल्टा वी एक्स रह गया आपका। तो डेल्टा पी आप क्या भर सकते हो भाई, डेल्टा पी को आप लोग ये भी लिख सकते हो m/v, ये एक्स लगाओ चाहे ना लगाओ, सिंपल कर लो आप, चाहे ये वेलोसिटी चेंज होता है, ठीक है। तो वैसे एक्स शो करता है कि पर्टिकुलर पोजीशन पर, तो डेल्टा वी एक्स क्या अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है। बाकी ये देखिए इक्वेशन, ये बेटा रिजल्ट वही हो गया h/4, यहाँ पे m था डिवाइड में आ गया, कुछ नहीं है। तो मास में अनसर्टेनिटी नहीं होता, मास कभी चेंज नहीं होता। और ये लाइन जरूर पढ़िए, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल जिनको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, उससे भी छोटे साइज वाले हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है। फॉर न्यूमेरिकल के लिए बेटा जो इन इक्वेशन है, इक्वेशन में ये इक्वेशन होती है इनक्वलिटी, इसको इक्वेशन में बदल लो, क्योंकि ये कैलकुलस में आपको बड़ा अजीब सा लगता है कि कैसे करें। तो एक बार यहाँ इक्वल टू का साइन लगा लिया करें और आप न्यूमेरिकल सोल्व कर लिया करें, ठीक है। तो कुछ आपको दिया होगा, कुछ आपको फाइंड करना होगा। तो ये भी अपना कंप्लीट हो गया है।